सॉलिड जो चैप्टर था उसमें जो अपने इससे जो लास्ट लेक्चर में अपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को कंसिडर किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में रखी गई है, वो सेकंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, बेसिकली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो सॉलिड के अंदर आती हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो डेवलप होने का जो रीजन रहता है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ आता है कि जो एटम या जो सॉलिड है, सॉलिड में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के डेवलप होने का जो रीजन क्या है। तो अपने कहते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस रीजन से डेवलप होती है, तो अपने कह सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन में मोशन होती है तभी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। और इसमें अपने कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, तो ये चीज अपने पास यहाँ पर आ सकती है। इसमें ये चीज कही जा सकती है कि ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव ए स्मॉल मैग्नेट, बिहेव लाइक स्मॉल मैग्नेट। ठीक, क्लियर है चीज। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो इसमें जो मोशन है, वो मोशन दो टाइप की होती है इलेक्ट्रॉन में, ये हमें सभी को पता है। फर्स्ट जो है ऑर्बिटल मोशन, और सेकंड हमारे पास आती है स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन कौन सी होती है, तो अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे अपने पास ये कोई एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि ये अपने पास न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इस अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट होता है। तो इस टाइप के जो अपने रोटेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। अराउंड द न्यूक्लियस जो रोटेशन होगा, उसको जो नाम दिया जाएगा, वो नाम हमारे पास क्या जाएगा, ऑर्बिटल मोशन अपने इसमें किया जाएगा। और जो सेकंड हमारे पास इसमें आ रहा है वो है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन कौन सी होती है, अपने इसको बोल सकते हैं स्पिन मोशन अलोंग इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये अपने पास जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की अपने सेकंड डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अलोंग जो रोटेट करता है, तो इसको अपने क्या नाम दिया जाएगा, यहाँ पर स्पिन मोशन नाम दे दिया जाएगा। क्लियर चीज अपने पास यहाँ पर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉलिड में जो जब डेवलप होती है, उसके डेवलप होने का रीजन क्या रहता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट। सेकंड चीज, जो मोशन है, उस मोशन को अपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन कौन सी होती है, तो ऑर्बिटल मोशन के लिए अपने कहा अराउंड द न्यूक्लियस जो मोशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जो मोशन शो करता है, उसको अपने मोशन को नाम क्या दे दिया जाएगा, ऑर्बिटल मोशन। और सेकंड जो होता है अपने पास, उसको अपने स्पिन मोशन के नाम से क्लियर किया जाता है। स्पिन मोशन को सर अलोंग इट्स ओन एक्सिस, कि जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग जो रोटेशन होगा, उस रोटेशन को अपने नाम क्या दिया जाएगा, यहाँ पर स्पिन मोशन अपने नाम दे दिया जाएगा। तो इट मींस यहाँ पर जो दो टाइप का जो मोशन है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड। ठीक है, तो इससे क्या होती है, जो ऑर्बिटल मोशन से कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, और स्पिन मोशन से कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रॉपर्टी है, वो दोनों से इससे डेवलप हो जाएगी। दोनों से ऑर्बिटल से ऑर्बिटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होगी, और स्पिन से स्पिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप यहाँ पर अपने पास हो जाएगी। क्लियर चीज अपने पास। फिर अपने कह सकते हैं कि जो ये अपने पास जो दोनों टाइप की जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को जो मेजर किया जाता है, इसका जो मेजरमेंट जो हमारे पास रहता है, तो यहाँ पर अपने पास जो चल रहा था कि जो ये मैग्नेटिक जो वैल्यू है, इस मैग्नेटिक वैल्यू को, सॉलिड को अपने बोहर मैग्नेट्रॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। बोहर मैग्नेट्रॉन का जो सिंबल है म्यू बी, इसकी जो वैल्यू है 9.27 10⁻⁻27 मीटर स्क्वायर। ये जो बोहर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू अपने पास रहती है। सेकंड चीज, जो स्पिन मोशन है, वो स्पिन मोशन जो वो डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड कर रही है डायरेक्शन ऑफ स्पिन, कि यहाँ पर स्पिन की जो डायरेक्शन कौन सी ले रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रही है, या फिर इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज टाइप की ले रही है, उस पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर अपने पास कर सकते हैं कि जो बेसिकली हमारे पास जो मोशन को जो अपने पास कॉम्बिनेशन दोनों को अगर अपने कंबाइन कर दिया जाए, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन को कंबाइन कर दिया जाए, तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर
अपने यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को सॉलिड को 5 पार्ट्स में अपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर अपने जो सॉलिड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है पैरामैग्नेटिक सॉलिड, सेकंड हमारे पास आ रहा है डायमैग्नेटिक सॉलिड, थर्ड है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, फोर्थ है एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड और फिफ्थ हमारे पास आ रहा है फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स। इसमें से अपने सबसे पहले पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स की अगर अपने बात करें कि पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं, तो अगर अपने इनके ऊपर अगर वैसे की बात करें कि अगर बाहर से कोई अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाया जाता है इन सॉलिड्स कंपाउंड पर, बाहर से अपने क्या करें, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्लियर है चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये सब्सटेंस अट्रैक्ट होना अगर स्टार्ट हो जाते हैं, तो सब्सटेंस अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उन सब्सटेंस को अपने क्या नाम देंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नाम दिया जाएगा। क्लियर है। तो इनमें एक्चुअल में होता क्या है कि इनमें जो बेसिकली अपने कहते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि इनके अंदर रैंडमली कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनके अंदर आ रही है। और जब ये जो अपने पास जैसे इनके ऊपर जो अपने पास जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाया गया है, वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड अगर अपने हटा देते हैं वहां से, तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर ये जो सब्सटेंस है वापस इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन में जो अनपेयर्डनेस थी वो वापस पेयर्ड बन जाएंगे। मींस जो रैंडमली जो ओरिएंटेशन जो बन रही थी वो रैंडमली जो ओरिएंटेशन है वो खत्म हो जाएगी। और जैसे आउटर जो मैग्नेटिक फील्ड खत्म किया जाता है, इनका जो मैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो मैग्नेटिक बिहेवियर इनका खत्म हो जाएगा। क्लियर है चीज अपने पास। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, रैंडमली प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और वो कब रहते हैं कि आउटर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड वहां से हटा लिया जाए तो इनका जो अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस को अपने क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो नाम दिया जाता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नाम दिया जाता है। इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोबाल्ट है, निकल है हमारे पास। ठीक है, इनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे पास, कोबाल्ट, निकल, कॉपर आयन हमारे पास इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा हम इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं जो इसके जो ऑक्साइड हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है। तो ये जो बेसिकली जो एग्जांपल है वो एग्जांपल किसके आते हैं हमारे पास, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जांपल आ जाते हैं। सेकंड जो हमारे पास जो इसमें आ रहा है, तो सेकंड टॉपिक हमारे पास इसमें आ रहा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे। और इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं तो उनमें मैग्नेटिक जो कैरेक्टर है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर इनमें नहीं बन पाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपने क्या नाम दिया जाता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल इसका ले सकते हैं अपने, इसका एग्जांपल हो गया जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड हो गए, वो हमारे पास डायमैग्नेटिक कैटेगरी में आ जाता है। नाइट्रोजन वो MOT के अगर अकॉर्डिंग अगर कंसीडर किया जाए तो नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन को अगर MOT के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑक्सीजन कैसा होता है हमारे पास, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। तो ये जो हमारे पास कैसे हो गए, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारा इसका जो एग्जांपल वो हमारे पास आ रहा है फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। तो फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स का ही पार्ट है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब सॉलिड्स क्या आते हैं, जब तक उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इनमें क्या आ रही थी, मैग्नेटिक जो कैरेक्टर उनमें शो कर रहे थे। बट जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड से अगर अपने बाहर भी निकाल लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालने पर भी इनमें जो इनकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की खत्म नहीं होते हैं। तो ऐसे जो अपने पास जो सब्सटेंसेस होंगे या जो सॉलिड्स होंगे उनको अपने क्या नाम दिया जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि इनमें जो मैग्नेटिक जो बिहेवियर आ रहा है वो जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा है, इनमें परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर है।
ठीक है। तो इनमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाएगा वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन का जो अपने पास अगर इनके इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो इनमें सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रहते हैं, अनपेयर टाइप के रहते हैं। तो यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट होगा वो हमारे पास इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, किसमें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। तो अपने कहते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो स्टेबल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इनमें एक बात और आ जाती है, इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड से अगर हटा भी दिया जाए तो इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो खत्म नहीं होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपने क्या नाम दिया जाएगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेबल मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा शो करते हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्टेबल जो अपने पास मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है वो नेक्स्ट है हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंटी फेरो का मतलब क्या है कि वो पहले तो किसके जैसे थे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे, लेकिन जब उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं कि पहले तो वो बिहेवियर किसके जैसा शो करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह से जो अपना बिहेवियर शो करेंगे। मींस उनमें जो इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट अनपेयर टाइप का अलाइनमेंट होता है और परमानेंट इसमें था। लेकिन जैसे इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो इनमें इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जैसा हो जाता है। तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, लेकिन जैसे इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो मैग्नेटिक बिहेवियर इनका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर चीज हमारे पास। तो इसके जो एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो एग्जांपल थे, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एग्जांपल वही सेम जो अपने कह सकते हैं, इसमें आयरन का आ गया, कोबाल्ट का आ गया, निकल का आ गया। जो एग्जांपल अपने पास किसके थे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के थे। इसके अलावा जो एग्जांपल अपने ले सकते हैं क्रोमियम ऑक्साइड Cr, ये एग्जांपल भी इसकी कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है। फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अगर एग्जांपल देखे जाएं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो एग्जांपल में हमारे पास जो एग्जांपल है वो जैसे मैग्नीज ऑक्साइड का जो एग्जांपल आ गया, इसका एग्जांपल कौन सा मिल जाता है हमारे पास, मैग्नीज ऑक्साइड का जो एग्जांपल है वो किस कैटेगरी में आता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। समझ में आ गया एंटी फेरो मींस यहाँ पर जो इनका मैग्नेटिक फील्ड से बाहर तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इनके जो इलेक्ट्रॉनों का जो अलाइनमेंट था वो कैसा हो गया, पेयर टाइप का हो गया। मींस इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। लास्ट हमारे पास कौन सा रहता है, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो इसके कैटेगरी में आते हैं। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि जो बेसिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ही पार्ट है, लेकिन इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो मैग्नेटिक बिहेवियर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन का जो अलाइनमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट में एंटी पैरेलली प्रेजेंट होता है। एंटी पैरेलल मींस अपने कह सकते हैं यहाँ पर तो सारे अपने पास कैसे थे, अनपेयर्ड थे। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ जगह जो इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट इसके अंदर होते हैं। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेस है, इस टाइप के सब्सटेंसेस को अपने क्या नाम देंगे यहाँ पर, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फेरीमैग्नेटिक सॉलिड्स की कैटेगरी में ये आ जाएंगे। इसके जो एग्जांपल अपने ले सकते हैं, जैसे जो मैग्नेटिक ऑक्साइड है, मैग्नेटिक ऑक्साइड कौन सा हो जाता है, जैसे अपने एग्जांपल Fe3O4 मैग्नेटाइट जिसको अपने बोलते हैं। तो इस मैग्नेटाइट का अपने यहाँ पर अगर इसके जो फॉर्मूले बन जाते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम Fe2O4, इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास एग्जांपल में। इसी तरह से अपने इसमें सोडियम के साथ में इसको देख सकते, कॉपर का एग्जांपल भी अपने ले सकते हैं, जिंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक Fe2O4। तो ये एग्जांपल हमारे फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया चीज अपने पास। तो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट देखकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे, ये आपको तीनों टाइप का A, B और C, ये तीन टाइप का आपको इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट दे दिया जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट के बेस पर आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो सब्सटेंसेस है किस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो अगर अपने पास A टाइप का है तो वो कैसे हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हो जाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड आ जाते हैं तो वो
एंटी फेरो की कैटेगरी में आ जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन में अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बाकी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे। क्लियर चीज़ अपने पास। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ही एक पार्ट हैं। तो ये हमारे पास इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर का जो अपने पास यहाँ पर जो पार्ट था वो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर इसमें अपने से इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर का जो पार्ट कंप्लीट होने के बाद में आगे इसमें अपने टेम्परेचर को इफेक्ट को देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने इसमें देखना चाहिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो अपने यहाँ पर जो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस देखे थे वो अपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक पार्ट बताया था। तो अपने ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है तो टेम्परेचर को हाई करने पर क्या होगा कि जो हमारे पास तीनों टाइप थे, कौन कौन से हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, कौन कौन सा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये जो सब्सटेंसेस थे वो सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है। तो अगर टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए तो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो सब्सटेंसेस कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या जो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स हैं इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है एक्चुअल में कि जब अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो क्या हो जाएगा, उनके अंदर जो अलाइनमेंट जो था वो अलाइनमेंट उनका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन थी उस स्पिन में क्या आ जाएगा, रैंडमनेशन आ जाएगा, और रैंडमनेशन आने से उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर उनमें ये चेंज आता है उस टेम्परेचर को अपने क्यूरी टेम्परेचर बोला जाएगा। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर इस टाइप का अपने को चेंज देखने को मिलेगा उस टेम्परेचर को क्या नाम दिया जाएगा, क्यूरी टेम्परेचर नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अपने बात कर सकते हैं कि Fe3O4 मैग्नेटाइट को अपने फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कैटेगरी में रखा था। इसको अगर 850 केल्विन टेम्परेचर पर अगर अपने 850 केल्विन तक अगर इसको अगर टेम्परेचर दे दिया जाए तो 850 केल्विन तक टेम्परेचर देने पर ये जो सब्सटेंसेस फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हाई टेम्परेचर के ऊपर फेरो, फेरी और एंटी जो फेरो सब्सटेंसेस है वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उसी का ये क्या थे, पार्ट थे। ठीक है, ये होगा किस वजह से, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन थी उसमें क्या जाती है, रैंडमनेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से इनमें ऐसा देखने को अपने को मिलता है। क्लियर हो गया चीज़। तो ये हमारा जो सॉलिड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है वो है पायरोइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस पायरोइलेक्ट्रिसिटी को अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसको कंप्लीट कर देंगे। 10 से 1 मिनट का जो ये टॉपिक है इसको अपने कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, अब जो इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के अपने, और उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपने आप मेरे को क्वेश्चन को भेज सकते हैं। तो अब ये अपना जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया।